So good evening friends. Today we will demonstrate the procedure for endotracheal intubation in detail. So let's start. First we will discuss about the indication when to do endotracheal intubation. Okay. So there are many indications. First one is during cardiac arrest or during CPR we can do it. Then during respiratory arrest, for example someone is in hypoxic or someone is hypercapnic, then we can do it. For example, if the conscious level of the patient is less than 8, means the Glasgow Coma scale of the patient is less than 8, then we can do it. If there is a risk of aspiration, then we can do it. For example, in some neurological disease like extradural hemorrhage, subdural hemorrhage or the intraparenchymal hemorrhage, we can also do it. In some of neuromuscular disorders like myasthenia gravis or the Guillain-Barré syndrome, if there is a pre-surgery case like an electric case or the emergency case, we can do it. Okay, and to secure the airway, see, this is trachea. Okay, so to secure the airway in severe burn or in severe trauma, we can do endotracheal intubation. So this is the indication. This is only the indication part of endotracheal intubation. Now we will discuss about the procedure, about the step of the endotracheal intubation. तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है मास्क रिपोजिशनिंग का. तो यहाँ पे भी मेरे पास मास्क नहीं है, लेकिन जो भी मास्क होता है ना उसका अपर पार्ट को हम लोग एपेक्स बोलते हैं और उसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग बेस बोलते हैं. ठीक है, तो जो एपेक्स है यहाँ जो एपेक्स है वो नोज के जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहेगा. जैसे कि ये सपोज कर लो ये मेरा हाथ मास्क है. ठीक है, तो ये जो मास्क इस पे हम लोग लगाएंगे तो एपेक्स जो होगा वो नोज के ऊपर प्रेजेंट रहेगा और जो मास्क का बेस है वो चिन पे रहेगा. हम ये तुमको क्यों बता रहे हैं, ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इनएडुकेट वेंटिलेशन का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ना वो मास्क रिपोजिशनिंग करना ही होता है. मतलब कि मास्क का हम लोग इनएप्रोप्रिएट साइज का मास्क ले लिए हैं, इसके वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता. इसलिए मास्क हम लोग को प्रॉपरली चूज करना है जिसका एपेक्स अपर पार्ट ऑफ द नोज और बेस चिन पे होना चाहिए. ठीक है, लेकिन मास्क लगाने से पहले हम लोग को क्या करना है, तो मास्क लगाने से पहले प्री ऑक्सीजनेशन हम लोग को करना होता है. प्री ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या होता है, 100% ऑक्सीजन फॉर 3 मिनट्स हम लोग को पेशेंट को देना है. एंड दिस कैन बी डन बाय आस्किंग द पेशेंट टू टेक 8 डीप ब्रेथ विद इन 1 मिनट. 8 डीप ब्रेथ विद इन 1 मिनट ये हम लोग कर सकते हैं, या तो मैकेनिकली भी हम लोग कर सकते हैं. 100% ऑक्सीजन फॉर 3 मिनट्स तक हम लोग को देना है. पहला स्टेप क्या हुआ, मास्क रिपोजिशनिंग. दूसरा स्टेप होता है एम्ब्यू बैग. एम्ब्यू बैग क्या होता है, एक सेल्फ रीइंफ्लेटिंग रिससिटेशन बैग होता है. मतलब उसमें पहले से उसमें कोई मशीन अटैच नहीं होता है, बस हम लोग को पुश करना होता है उसको, जिसकी वजह से एयर जो होगा वो इन्फ्लेट होता रहेगा. ओके, सो देयर इज अ सेल्फ रीइंफ्लेटिंग रिससिटेशन बैग आल्सो नोन एज एम्ब्यू बैग. Then the third procedure is we need to hold the patient in C&D procedure. C&D procedure का मतलब क्या होता है, कंटेंट. देखो ये मेरा डोमिनेंट हैंड है, ठीक है, और ये मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड है. डोमिनेंट हैंड का जो हील है वो मेरे फॉरहेड पे होना चाहिए और मेरा जो जॉ है मेरा जो फिंगर है वो इसके जॉ पे होना चाहिए. तो देखो ये सी बना और ये वाला लास्ट का जो 3 फिंगर है वो मेरा ई बनेगा. तो C&D मेथड से हम लोग को पेशेंट के माउथ को ओपन करना है. C&D मेथड से ये मेरा हील है जो कि इसके फोरहेड पे है और ये मेरा फिंगर है जो कि इसके चिन पे है. तो C&D मेथड से हम लोग को होल्ड इसको पकड़ना है और इसको ओपन करके रखना है. फिर हम लोग को इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है. तो पहला स्टेप क्या था, याद रखो, पहला स्टेप था मास्क रिपोजिशनिंग. दूसरा स्टेप क्या था, एम्ब्यू बैग से कनेक्ट करना. तीसरा स्टेप क्या था, हम लोग को C&D मेथड से होल्ड करना है. इस तीनों स्टेप को हम लोग मिला करके बैग एंड मास्क वेंटिलेशन थेरेपी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन थेरेपी. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लैरिंजियोस्कोप. इसका पूरा नाम क्या है, मैकिन्टॉश लैरिंजियोस्कोप. ठीक है ना, देखो हम तुमको दिखा देते हैं. ये जो मैकिन्टॉश लैरिंजियोस्कोप है ना, इसका साइज तुम्हारा यहाँ पे लिखा होगा. देखो जब भी ये लैरिंजियोस्कोप है ये ऐसे रहेगा, ये है ना, ये देखो ये ऐसे रहेगा. इसको जोड़ दो, मेरा हाथ में काम नहीं कर रहा है, ये ऐसे खुला रहे देखो दिखा रहा है जोड़ के. उसके बाद इसको ऐसे बस ये करना है, ये ऐसे करके लॉक हो जाएगा. ये देखो ये लॉक है, ये लॉक हो गया. तो इस तरह से आपको इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना. और इसके पीछे देखना, देखो इसके पीछे इसका साइज लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये साइज 4 है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये साइज 4 है. ठीक है, तो साइज 4 हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, एडल्ट मेल में यूज़ करते हैं. और साइज 3 हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, एडल्ट फीमेल में यूज़ करते हैं. अगर प्री टर्म है तो ये साइज 0 होगा और अगर टर्म है तो ये साइज 1 होगा. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैकिन्टॉश लैरिंजियोस्कोप. ठीक है, तो इसका अभी लाइट जो है यहाँ पे लाइट भी चलता है कि आप प्रॉपर इंट्यूबेशन कर सके, लेकिन ये अभी खराब है इसलिए इसका लाइट नहीं चल रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैकिन्टॉश लैरिंजियोस्कोप. अब हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में. इसको क्या बोलते हैं, ETTU, इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन. ठीक है, अब देखो इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन को हम जो डिस्कस करेंगे ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइन वाइज चलेंगे, वरना कंफ्यूजन बहुत होता है. ठीक है, तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये 15 mm एडेप्टर है. ये 15 mm एडेप्टर जो है ये किससे कनेक्ट हो सकता है, या तो एम्ब्यू बैग से कनेक्ट हो सकता है या तो आपका वेंटिलेशन मशीन जो है, वेंटिलेशन एपेरेटस जो है उससे कनेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो ये वेंटिलेशन को मेंटेन करता है, हवा अंदर बाहर इसी से जाएगा. ठीक है, तो ये क्या है, 15 mm का एडेप्टर है. ठीक है,
फिर आप देखो ये क्या है, ये जो लटका हुआ है ये क्या है, ये पायलट बैलून जो कि सिंगल वाल्व होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर को मेंटेन करते हैं। प्रेशर किसका मेंटेन करते हैं, तो देखो ये कफ है, ये आपको ध्यान से दिख रहा है, ये कफ है। अब ये कफ जो होता है ये इन्फ्लेट भी हो सकता है और डिफ्लेट भी हो सकता है। तो अब ये कफ के बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले इसके पूरा स्ट्रक्चर को समझो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ 20 है, 21 है, 22 है, 23, 24। तो ये क्या है, सेंटीमीटर है। ये हम लोग को क्यों लिखा रहता है कि कितने अंदर तक हम लोग को इसको इंसर्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एडल्ट फीमेल हम लोग 21 to 22 सेंटीमीटर तक इसको इंसर्ट करते हैं, 20 to 21 सेंटीमीटर तक, एंड 22 to 23 सेंटीमीटर तक हम लोग एडल्ट मेल में इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमको रेडियो ओपेक मार्कर जो होगा वो दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन जो होगा वो तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्यों होता है, मान लो हम लोग किसी पेशेंट का एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर दिए, अब हमको देखना है कि इसका जो टिप है ये प्रॉपर इंट्यूबेट हुआ है कि नहीं, मतलब ट्रैकिया में गया है कि नहीं। तो हम लोग उसका एक्सरे करवाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो प्रॉपर वेंटिलेट नहीं हो रहा है पेशेंट तो उसका एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे में क्या दिखेगा तुमको, यही रेडियो ओपेक मार्कर दिखेगा, जिससे पता चल जाएगा कि कितना दूर तक एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए इससे। प्रीवियसली ये किससे बना होता था, लैटेक्स से बना होता था, लेकिन अब ये किससे बना होता है, प्लास्टिक से। क्यों, क्योंकि ये हाइपोएलर्जिक होता है, इसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो कम होता है और इजीली तुम्हारा ये स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मैनिक्विन है, ठीक है, मैनिक्विन के केस में क्या होता है कि स्लिप होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन एक्चुअल पेशेंट जो होता है ना उसमें आसानी से स्लिप हो जाता है। ये बात तुमको ध्यान रखना है। फिर एक चीज़ समझो कि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या है, ये तुम्हारा वोकल कॉर्ड गाइड है। ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप दिख रहा है ये तुम्हारा वोकल कॉर्ड गाइड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इफ दिस वोकल कॉर्ड गाइड इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड, देन द टिप ऑफ द इंडोट्रेकियल ट्यूब इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वोकल कॉर्ड गाइड जो है ये तुम्हारा वोकल कॉर्ड पे रहेगा ना, तो इसका मतलब इसका जो टिप है ये तुम्हारा ट्रैकिया पे चला गया है, तो मतलब तुमको यहीं तक इंसर्ट करना है, ठीक है ना। या तो इसके अंदर तक भी तुम जा सकते हो। तो क्या बताए थे, 20 to 21 सेंटीमीटर इन केस ऑफ एडल्ट फीमेल एंड 22 to 23 सेंटीमीटर इन केस ऑफ एडल्ट मेल, ठीक है। अब समझो कि कफ के बारे में, देखो इसे ध्यान से समझना है इस कफ के बारे में। ये जो कफ है इसको हम लोग इन्फ्लेट भी कर सकते हैं, डिफ्लेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन 8 ईयर्स अगर किसी का एज होता है ना तो उसके केस में हम लोग जनरली इन्फ्लेट ही करते हैं, लेकिन अगर लेस देन 8 ईयर्स एज है तो इसको हम लोग इन्फ्लेट नहीं करेंगे, डिफ्लेटेड रखेंगे। क्यों डिफ्लेट रखेंगे, हम लोग पीडियाट्रिक्स के नियोनेटोलॉजी में भी पढ़े थे, क्योंकि जो नियोनेट होता है ना, जिसका या तो चाइल्ड होता है लेस देन 8 ईयर ऑफ एज, उसका सबग्लॉटिक एरिया बहुत नैरो होता है, बहुत ही मतलब नैरो रास्ता होता है उसका, तो वो नेचुरली ही तुम्हारा इसको स्लिप होने नहीं देगा। तो हम लोग उसको इन्फ्लेट करके क्या फायदा नहीं। अब देखो ये जो कफ होता है ना, कफ CUFF कफ बोलते हैं इसको। अब ये कफ दो तरह का होता है, एक डिस्पोजेबल होता है और एक रीयूजेबल होता है, ठीक है। डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है, देखो डिस्पोजेबल का मतलब होता है कि ये हाई वॉल्यूम लो प्रेशर कफ है। हाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि फूल के इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन प्रेशर जो है ट्रैकिया के वॉल में जो प्रेशर है वो नहीं लगेगा, तो इसी को हम लोग हाई वॉल्यूम लो प्रेशर कफ बोलते हैं। इससे क्या होता है कि ये फॉरेन बॉडी को ट्रैप कर लेता है, फॉरेन बॉडी को ट्रैप कर लेगा, साथ में रिस्क ऑफ एस्पिरेशन इसमें रहता है, क्योंकि मान लो कि वॉल्यूम ज़्यादा है प्रेशर कम है तो मल्टीपल फोल्ड्स उसमें बन जाएंगे, जिसकी वजह से एस्पिरेशन का रिस्क रहता है। लेकिन ट्रैकिया का वॉल का नेक्रोसिस नहीं होगा, उसका अल्सरेशन नहीं होगा, उसका इस्कीमिया नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिस्पोजेबल है। एक होता है रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब क्या हुआ, लो वॉल्यूम हाई प्रेशर का। तो अगर लो वॉल्यूम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ट्रैकिया के वॉल में प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा अल्सरेशन का रिस्क, तुम्हारा इस्कीमिया का रिस्क रहेगा, ठीक है ना। इसी कारण की वजह से इसको जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। किसको, रीयूजेबल को हम लोग जनरली किसका यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल वाला का यूज़ करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया पूरे इंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। अब इंडोट्रेकियल ट्यूब को हम लोग को इंसर्ट करना होता है, ये सब देखो यहाँ पे है ना, तुमको एक जगह पे लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है 6.5। इसका मतलब क्या होता है, तो इंडोट्रेकियल ट्यूब का है ना दो डायमीटर होता है, एक होता है इनर डायमीटर, एक होता है आउटर डायमीटर। मान लो इनर डायमीटर 5 mm का है तो आउटर डायमीटर क्या होगा 6.9 mm का, जो कि तुम्हारा इंडोट्रेकियल ट्यूब में लिखा रहेगा, जिससे तुमको आइडिया रहेगा कि हमको कौन से डायमीटर का इंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करना है। जैसे कि न्यूनेट के केस में तुम सेम डायमीटर का तो यूज़ नहीं कर सकते इंडोट्रेकियल ट्यूब, जो कि हम लोग एडल्ट के केस में करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। अब देखो कि इसका कट देखो, लास्ट का, ये लास्ट का देख रहे हो, ये स्लैंटिंग कट है, बिवेल्ड कट इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये स्ट्रेट नहीं है, ये बिवेल्ड है। बिवेल्ड क्यों है ये समझो। जब हम लोग इंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं ना, तो अगर ये सीधा रहता तो हम लोग का विजन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता, ठीक है। इसी कारण की वजह से इसको टेढ़ा बनाया गया। मान लो कि कोई पेशेंट जो है वो एस्पिरेट कर रहा है, ठीक है ना, कोई पेशेंट एस्पिरेट कर रहा है और हमको उसको इंट्यूबेट करना है, ठीक है। हम लोग इसको इंट्यूबेट कर दिए, लेकिन ये ब्लॉक हो गया, ये जो एरिया है ये ब्लॉक हो गया, ये जो ओपनिंग है ये तुम्हारा ब्लॉक हो गया किसी पस की वजह से, कोई भी ब्लड की वजह से, तो हम लोग इंट्यूबेट ही नहीं कर पाएंगे, तो पेशेंट तो मर जाएगा। तो क्या करें, तो देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ओपनिंग बनाया गया, दिख रहा है, देखो ये मेन ओपनिंग है और ये एक एक्स्ट्रा ओपनिंग है, इसी को बोलते हैं हम लोग मर्फीज आई।
ये मर्फीज आई जो होता है ये ब्लॉक नहीं होता, जिसके वजह से वो इंट्यूबेशन जो होता है वो कंटिन्यू रह सकता है अगर कोई पस या तो कोई ब्लड की वजह से ब्लॉक भी हो गया इसका टिप तो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मर्फीज आई। तो ये प्रॉपर हो गया तुम्हारे इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के इंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। और ये क्या था, लैरिंजोस्कोप था। एक बात याद रखना कि इसको इंसर्ट करने से पहले ना इसके टिप में हम लोग को 2% लिग्नोकेन जेली का यूज़ करना होता है कि ये इजीली तुम्हारा इंसर्ट हो जाए, ठीक है। और कभी भी इसको इन्फ्लेट करके इंसर्ट मत करना। एक बार जब ये इंसर्ट हो गया ना तब इसको इन्फ्लेट करना है। अब इन्फ्लेट हम लोग कैसे करेंगे, तो उसमें इसका पायलट बलून का यूज़ आता था, जो हम बताए थे तुमको पहले बाद में बताएंगे कि ये पायलट बलून जो होता है ना, इसमें हम लोग एक सिरिंज ऐड करेंगे और सिरिंज ऐड करके उसको हम लोग इन्फ्लेट और डिफ्लेट करेंगे, क्योंकि ये सिंगल वाल्व है। इसी कारण की वजह से हम लोग इसका प्रेशर जो होता है ना उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंगल वाल्व है इसलिए इसके प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। और ये डिस्पोजेबल है, मतलब इसको डिस्पोज कर देंगे एक बार यूज़ करने पे, ये कप, ठीक है। तो ये तुम्हारे इंट्यूबेशन इंट्यूबेशन हो गया। अब समझो इंट्यूबेट कैसे करें, ये तो तुम्हारा पूरा प्रोसीजर का बात हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम इसका यूज़ कर रहे हैं पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। देखो ये क्या है, तुम्हारा टंग है। हाँ इसको देख, ये तुम्हारा क्या है, टंग है, टंग है। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखो ये क्या है, ये टंग के नीचे जो तुमको दिख रहा है फोल्ड जैसा, ये क्या है, ये एपिग्लॉटिस है। इसके नीचे तुमको ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा होगा, फ्लैश लाइट जला दो। हाँ देख, ये टंग है, ये एपिग्लॉटिस है, इसके नीचे का जो ये एरिया है ट्रायंगुलर टाइप का एरिया तुमको दिख रहा होगा, वो क्या है, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड के नीचे क्या है तुम्हारा, ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं हम लोग, फूड पाइप, ठीक है ना। तो देखो इसको हम जस्ट इस तरह घुमा देते हैं, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा ट्रैकिया हो गया, हुआ ना। और उसके बाद ये क्या हो गया तुम्हारा, ईसोफेगस, फूड पाइप। अगर इसमें हवा चला गया तो कहाँ पे हवा आएगा, स्टोमक में हवा आएगा। तो हम बताएंगे तुमको कि 5 पॉइंट अस्कल्टेशन क्या होता है, 5 पॉइंट अस्कल्टेशन के बारे में भी अच्छे से बताएंगे। अब ध्यान से देखो, जैसे कि इस पर भी करके दिखाएंगे तुमको, ठीक है ना। हम लोग को ये जो है लैरिंजोस्कोप, ये हमको नॉन डोमिनेंट हैंड से पकड़ना है, हम नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में प्लास्टर है, ठीक है ना। ये नॉन डोमिनेंट हैंड से पकड़ना है। और इस नॉन डोमिनेंट हैंड से तुमको है ना, जैसे ये पेशेंट है, तो मान लो कि ये पेशेंट का याद है, इसको पकड़ा, तो ये पेशेंट है, इस समझ लिया, देखिए ये पेशेंट है, ठीक है। तो हमको ये जो सपोज करो ये मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड है, तो इसको हमको राइट साइड जो है ना टंग का, उस पर इंसर्ट करना है। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे राइट साइड पे इंसर्ट किए, और ये मेरा जो एंगल है इसके चिन से वो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये जो एंगल है मेरा इसके चिन से 45 डिग्री का होना चाहिए, और राइट साइड ऑफ द टंग की तरफ हम लोग को इसको लगाना है। और इसका जो टिप है वो कहाँ होना चाहिए, वैल्यूक्यूला पे। अब समझो वैल्यूक्यूला क्या है, ठीक है ना। तो देयर इज अ स्पेस बिटवीन टंग एंड द एपिग्लॉटिस। ये देखो ये स्पेस दिख रहा है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन एपिग्लॉटिस एंड टंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूक्यूला। तो वैल्यूक्यूला पे हम लोग का टिप होना चाहिए, ठीक है। पकड़ एक बार, ठीक है ना। तो देख मेरा ऐसे करके हम इसको राइट साइड से घुसाए, फिर उसके बाद जब मेरा ये टिप वैल्यूक्यूला पे आ गया, ध्यान से देखिए, जब ये टिप मेरा वैल्यूक्यूला पे आ गया तो हम लोग इसको अपवर्ड पुश करेंगे एंड राइट टू लेफ्ट डेविएट करेंगे। देखो जैसे हम लोग इसको अपवर्ड पुश किए, ये है ना, जैसे अपवर्ड पुश किए और राइट टू लेफ्ट डेविएट किए, तो ध्यान से देखो ये तुमको ट्रायंगुलर से प्रॉपर तुमको वोकल कॉर्ड दिख रहा है। अब हम लोग ट्रायंगुलर से वोकल कॉर्ड जब हमको दिखा, तो अब सपोज करो कि इस पे हम लोग लिग्नोकेन लगा चुके हैं, ठीक है ना। अभी नहीं लगाए, लिग्नोकेन लगा चुके हैं। अभी ये डिफ्लेटेड है, इन्फ्लेट नहीं है, क्योंकि हम बताए थे कि इसको अंदर डालने के बाद इन्फ्लेट करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसको हम लोग अंदर सिंपली ऐसे घुसा देंगे। अब देखो अभी तक हम वोकल कॉर्ड गाइड तक नहीं घुसाएं, ठीक है। इसका मतलब कि जो टिप है, जो बिवेल्ड कट है, वो तुम्हारा बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया तक नहीं पहुंचा है। जैसे ये चला गया वोकल कॉर्ड तक, गाइड तक, इसका मतलब टिप जो है वो बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया तक पहुंच चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये जो सिरिंज है, मतलब ये जो पायलट बैलून है, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे सिरिंज ऐड करेंगे और इसको इन्फ्लेट कर देंगे। इन्फ्लेट करने के बाद हम लोग इससे एम्ब्यू बैग जो होगा उसको अटैच करेंगे। मेरे पास अभी एम्ब्यू बैग नहीं है, सॉरी फॉर दिस। एंड एम्ब्यू बैग अटैच करके हम लोग उसको पुश करेंगे, ठीक है ना। 3:1 रेशियो में हम लोग न्यूनेटोलॉजी में करते हैं, ठीक है ना। पर मिनट हम लोग को 90 कंप्रेशंस करना होता है, 30 वेंटिलेशन करना होता है, ठीक है। तो हम लोग को कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने की वजह से ये जो लंग है, ये तुम्हारा इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट जो होगा वो होगा। तो ये देखो ध्यान से कैसे हुआ है, किस तरह से ये अंदर गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुमको यहाँ पे रेडियो पे एक मार्कर लाइन जो होगा वो भी तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। जिससे मतलब क्या होता है, एक्सरे कराएंगे ना तो पता चल जाएगा कि इसका टिप जो है वो कहाँ तक है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमको इसको बाहर निकालना है तो हम लोग कैसे बाहर निकालेंगे। अभी तो वो इन्फ्लेटेड है, जो बैलून है, वो जो कफ है वो इन्फ्लेटेड है, तो उसको ऐसे निकाल देंगे तो नेक्रोसिस काउज करवा देगा। तो हम लोग वापस से इसमें सिरिंज ऐड करेंगे, वापस से उसको डिफ्लेट करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग उसको प्रॉपरली एकदम प्रोटेक्टिव मैनर में उसको बाहर निकालेंगे। ऐसे खींच के हम लोग को बाहर नहीं निकालना है। अगर खींच के निकाल रहे हो तो इसका मतलब वो डिफ्लेट हुआ ही नहीं है, तो प्रॉपरली तुमको फिर से चेक करना है। इसलिए सिंगल वाल्व है जिससे हम लोग प्रेशर को चेक कर सकते हैं। एक बार प्रॉपरली डिफ्लेट हो जाए तो ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बारे में, इसमें भी हम लोग को बताएंगे। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लेकिन प्रोसीजर में
डायरेक्ट पेशेंट मेरे पास ऐसे लेटा हुआ तो नहीं मिलेगा, हमको उसको पोजिशनिंग करना होगा। कैसे पोजिशनिंग करेंगे? देखो ये जो पेशेंट है इसका जो हेड है वो मेरे अम्बिलिकस के लेवल पे होना चाहिए। किस लेवल पे होना चाहिए? अम्बिलिकस के लेवल, ठीक है। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्निफिंग पोजीशन या तो बार्किंग डॉग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन और बार्किंग डॉग पोजीशन में क्या होता है? फ्लेक्शन एट नेक एंड द एक्सटेंशन एट एटलैंटो-ऑसिपिटल जॉइंट। एटलैंटो-ऑसिपिटल जॉइंट का मतलब समझ में आ गया कि स्पाइनल कॉर्ड का जो जॉइंट होता है उसका एक्सटेंशन हो गया। तो एक्सटेंशन एट एटलैंटो-ऑसिपिटल जॉइंट एंड द फ्लेक्शन एट नेक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्निफिंग पोजीशन एंड द बार्किंग डॉग पोजीशन। पता करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि इसका ओरल एक्सिस कहाँ है? सामने देखो, इसका ओरल एक्सिस अगर हम बनाएंगे तो ये इस तरफ से जाएगा। देखो इसका ओरल एक्सिस अगर बनाएंगे तो ये इस तरफ से जा रहा है, ठीक है। इसका लैरिंजियल एक्सिस अगर हम बनाएंगे तो ये इस तरफ से जा रहा है। इसका फेरेंजियल एक्सिस बनाएंगे तो ये इस तरफ से जा रहा है। तो अभी तो जब नॉर्मल रहता है, अगर ये स्निफिंग पोजीशन पे नहीं रहता तो एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता ना। सबका सपोज करो अलग रन में होता है, लेकिन सबका सेम रन में होना चाहिए। स्निफिंग पोजीशन पे सब एक सेम लाइन पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि तुमको इंसर्ट करने में आसानी होगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर, ये जो पूरा पोजीशन है ये सेम लाइन पे, ओरल एक्सिस, फेरेंजियल एक्सिस एंड लैरिंजियल एक्सिस सेम लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इंट्रोट्रेकियल इंट्यूबेशन शुरू कर सकते हैं। इंट्यूबेट कर दिए, पूरा अच्छा से उसको इंट्यूबेशन हो रहा है। जब ये लग जाता है ना, जब ये यहाँ पे लग जाता है तो इसको हम लोग मतलब कॉटन वायर से ये बांध देते हैं इस तरफ कि ये वापस से डिसलोकेट ना हो जाए, ठीक है। तो जब ये लग जाता है तो हम लोग को कैसे पता? बार बार पेशेंट को उठा के एक्सरे कराने तो नहीं ले जाएंगे। ये पेशेंट ओटी में है, इसको एक्सरे कहाँ से हम करा देंगे? तो हम लोग को क्या करना होता है? 5 पॉइंट अस्कल्टेशन करना होता है, ठीक है। 5 पॉइंट अस्कल्टेशन क्या होता है? कहाँ पे करते हैं? देखो सामने देख 5 पॉइंट अस्कल्टेशन का होगा। ये जो है एपेक्स ऑफ लंग है, ठीक है। ये जो है बेस ऑफ लंग है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में कहीं पे क्या होगा? एपिगैस्ट्रिक। जैसे कि यहाँ देखो, ये क्या है? एपिगैस्ट्रिक, ये क्या है? एपेक्स, और ये क्या है? बेस ऑफ लंग। इसमें हम लोग को अस्कल्टेट करना होगा। एपेक्स में हम लोग दोनों जगह करेंगे, बेस में दोनों जगह करेंगे, एपिगैस्ट्रिक में एक जगह करेंगे। क्या मिलेगा भाई? देखो अगर एपिगैस्ट्रिक में हम लोग आफ्टर इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन उसको अस्कल्टेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर उसमें गार्गलिंग साउंड आ रहा है, मतलब कि ऐसा हवा जैसा कुछ साउंड आ रहा है, तूफानी साउंड जैसा अगर कुछ आ रहा है अस्कल्टेट करने में, तो इसका मतलब तुम इंट्यूबेट कहाँ कर दिए हो? ईसोफेगस में, क्योंकि ईसोफेगस से ना जाता है स्टोमक, फूड पाइप से स्टोमक जाता है। तुम ट्रैकिया पे इंट्यूबेट नहीं किए हो तो पता चल जाएगा कि इंट्यूबेशन जो है वो गलत हो गया है। उसके बाद हम लोग बेस पे करेंगे। बेस पे क्यों करते हैं? बेस पे हम लोग इसलिए करते हैं देखने के लिए कि प्रॉपर एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं दोनों लंग का। अगर प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है लंग का तो इसका मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन बिटवीन। अगर कहीं ना कहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन है, या न्यूमोथोरैक्स का केस है, या तो पुअर वेंटिलेशन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वापस से वेंटिलेट करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग एपेक्स जो है उस पर हम लोग करते हैं। एपेक्स पे हम लोग क्यों करते हैं? देखो जो बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया है ये यहाँ पे है, कहाँ पे होता है? 5th पे होता है, ठीक ना, 5th वर्टिब्रा पे। अब ये बाद में बाइफर्केट कर गया तो उसके बाद ये क्या बनेगा? ब्रोंका है, ब्रोंकियल्स ये बनेगा। तुम ज़्यादा इंट्यूबेट कर दोगे तो इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बजाय ये कहाँ पे चले जाएगा? इंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन, ठीक है ना। तो इसके वजह पे इसी के लिए हम लोग एपेक्स पे क्या करते हैं? अस्कल्टेट करते हैं, पता करने के लिए कि इंडोट्रेकियल है कि इंडोब्रोंकियल है। तो इंडोब्रोंकियल रहेगा तो बहुत सारा मैनेजमेंट खराब हो सकता है, प्रेशर बढ़ जाएगा, जिस वजह से एटेलेक्टेसिस हो सकता है, और भी मेनी प्रॉब्लम है जो कि हो सकता है। अच्छा ये सब तो बता दिए, लेकिन जो मेन केस है वो क्या होना चाहिए? हम लोग इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन पकड़ के इसको कर रहे हैं, सपोज करो इसको पकड़ के इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो क्या ट्राई करते रहेंगे? पेशेंट को वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो वो तो मर जाएगा। पेशेंट तो सीरियस कंडीशन है, तो हम लोग वेंटिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, तो क्या करें? तो एक 30 रूल ऑफ 30, ये बात हमेशा याद रखो। रूल ऑफ 30 क्या होता है? इसको बंद कर दे। 30 सेकेंड्स तक या तो लेस देन 30 सेकेंड्स तक तुमको क्या करना है? इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन ट्राई करना है। लैरिंजियोस्कोप की मदद से, इंडोट्रेकियल ट्यूब की मदद से इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन ट्राई करो 30 सेकंड्स या लेस देन 30 सेकंड्स तक। अगर अनसक्सेसफुल रहा तो वापस से बैग एंड मास्क वेंटिलेशन पे तुमको चले जाना है। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन क्या होता था? इसमें एम्ब्यू बैग था और मास्क एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए। एम्ब्यू बैग सेल्फ इन्फ्लेटेबल रिससिटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो वापस से एम्ब्यू बैग पे आ जाओ, मतलब बैग एंड मास्क वेंटिलेशन पे फॉर 1 to 2 मिनट 30 सेकंड्स तक इसको किए। अनसक्सेसफुल रहा 1 to 2 मिनट तक बैग एंड मास्क वेंटिलेशन किए। अगर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन तो सक्सेसफुल ही होगा क्योंकि उसमें कुछ इंसर्ट करना नहीं होता है। 1 से 2 मिनट के बाद उसको प्रॉपर वेंटिलेशन दे दिए, वापस से उसको रीट्राई करो, ठीक है। 30 सेकंड्स तक इसको करो, फिर 1 से 2 मिनट तक बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, फिर 30 सेकंड्स तक, जब तक ये हो नहीं जाता। और एक बार ये जब सक्सेसफुल हो गया, लैरिंजियोस्कोप का यूज करके हम लोग इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर दिए, तो उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है? 94% या तो उससे ज़्यादा तक SpO2 के लेवल को मेंटेन करना होता है, तब जाकर के हम लोग इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन को निकालेंगे। SpO2 का लेवल कितना होना चाहिए? मोर देन एंड इक्वल टू 94%, देन वी नीड टू विड्रॉ द लैरिंजियोस्कोप और वी नीड टू विड्रॉ द इंडोट्रेकियल ट्यूब।
ठीक है, तो ये प्रॉपर था तुम्हारा इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बारे में। अब हम इस पे करके थोड़ा दिखाएंगे, मैन्युअल में करके दिखाएंगे। ये प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन है, लिग्नोकेन जेल लगाएंगे। डिफ्लेट हम नहीं करेंगे क्योंकि वो है नहीं मेरे पास, और एम्ब्यू बैग भी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन वो बहुत सिंपल होता है, इसमें बस लगा देना होता है, फिट करना होता है, और उसमें अपने आप तुमको करना होता है, मैकेनिकल होता है वो, ठीक है। तो चलो प्रोसीजर हम लोग करते हैं, कट कर दें। डॉक्टर मुदस्सिर हैं, वो अभी दिखाएंगे आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन का प्रोसीजर करके। ये एम्बू बैग है और हमको इसको ऐसे प्लेस करना है, एक नोज पे होना चाहिए और ये मेंटल, ये ऐसे करके देखिए। एक फिंगर ऐसे तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो इसका एपेक्स है ये कहाँ पे है, आप ध्यान से देख सकते हैं। इसका जो एपेक्स है कहाँ पे है, ये अपर पार्ट ऑफ द नोज पे है, और इसका जो बेस है वो कहाँ पे है, चिन पे है। और ये क्या है, सेल्फ रीइंफ्लेटेबल रिससिटेशन बैग, ठीक है। अब इसको वेंटिलेट करना है, तो वेंटिलेट कर। ये एडल्ट में मतलब हाँ। ऐसे करके आराम से ये एडल्ट में करते ये एडल्ट में करते हैं, यूनिट में ये छोटा होता है, छोटा होता है। उसमें फिंगर से फिंगर से करते हैं। थोड़ा और फास्ट करते हैं। हाँ, तो ये प्रॉपर हो गया आपका बैग एंड मास्क वेंटिलेशन थेरेपी, जिसमें देखिए ये क्या कर रहे हैं। ये एक CND मेथड से आपका जॉ को ओपन करके रखे, माउथ को ओपन करके रखे। मास्क का प्रॉपर पोजिशनिंग है, जिसका एपेक्स जो है वो आपका कहाँ पे है, अपर पार्ट ऑफ द नोज, एंड बेस जो है वो चिन पे है। और ये क्या है, एम्ब्यू बैग, ऑल्सो नोन एज सेल्फ रीइंफ्लेटेबल रिससिटेशन बैग। इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन थेरेपी। अब हम लोग इसको हटा करके लैरिंजोस्कोप और इंडोट्रेकियल ट्यूब, लैरिंजोस्कोप जिसको मैकिन्टॉस बोलते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब, इसका यूज़ करके कैसे इंट्यूबेट किया जाता है वो देखेंगे। तो पूरे प्रोसीजर के बारे में देख लिए थे। इंडोट्रेकियल ट्यूब के इंट्यूब, ये इंडोट्रेकियल ट्यूब है, इसका पूरा मार्किंग क्या होता है, रेडियोपेक मार्कर क्या है, 15 mm डायमीटर किसको बोलते हैं, मर्फीज आई किसको बोलते हैं, बिवेल्ड कट क्या होता है, क्यों होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। ये 2% लिग्नोकेन जेली है, जिसको हम लोग टिप पे, ये जो बिवेल्ड कट है इस पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका मैकिन्टॉस लैरिंजोस्कोप, जिसका साइज आपका पीछे लिखा रहता है। सब बता चुके हैं कि एडल्ट मेल में क्या होता है, एडल्ट फीमेल में क्या होता है, टर्म में, न्यूनेट में क्या होता है, मतलब प्री टर्म में क्या होता है, सॉरी। और ये क्या है, सेल्फ रीइंफ्लेटेबल रिससिटेशन बैग, ऑल्सो नोन एज एम्ब्यू बैग। अब इन सभी का इस्तेमाल करके हम मैन्युकिन में देखेंगे कि कैसे इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे मुदस्सिर है, वो करके दिखाएगा ये, ठीक है। तो हम डायरेक्शन देते हैं, बड़ा इनको आता है, एक बार डायरेक्शन दे रहे हैं और ये करके दिखाएंगे। चलिए, पहले लिग्नोकेन जेल को हम लोग को क्या करना है, बिवेल्ड कट जो है टिप पे लगाना है। तो पहले टिप पे लगाइए और इसको चारों तरफ हमको उसी से लगाना है, हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन फिर बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको रख दीजिए, ठीक है। चलो इसको हम लोग लेते हैं। अब ये क्या है, मैकिन्टॉस लैरिंजोस्कोप, ठीक है। इसको कहाँ पे होल्ड करना है, लेफ्ट हैंड में होल्ड करना है, चिन से 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। इस पोजीशन को स्निफिंग या बार्किंग डॉग पोजीशन बोलते हैं, जिसमें ओरल एक्सिस, लैरिंजल एंड फेरिंजल एक्सिस सब सेम लाइन पे होना चाहिए, तभी ये इजीली स्लिप हो जाएगा। और उसके एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे 2% लिग्नोकेन लगाएंगे। चलिए, लेफ्ट हैंड से पकड़िए, नॉन डोमिनेंट हैंड होना चाहिए आपका। और थंब जो है ये ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। थंब जो है ये ऊपर के डायरेक्शन, और थोड़ा नीचे भी, थंब जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में होना चाहिए। ये जो एंगल है इससे 45 डिग्री पे होना चाहिए। और इसका जो टिप है, ये जो टिप है ये कहाँ होना चाहिए, वेलिकुला में। और राइट साइड ऑफ द टंग से हम लोग को लेके जाना है। और जब इसका टिप वेलिकुला पे पहुँच जाएगा, मतलब एपिग्लॉटिस दिखने लगेगा, वोकल कॉर्ड दिखने लगेगा, तो हम लोग को क्या करना है, राइट टू लेफ्ट उसको डेविएट करना है, ठीक है ना। ठीक है, वर्टिकल कर दो। अरे मतलब ऐसे हाथ ऐसे कर दो। ये देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, पहले देखिए ध्यान से, ये राइट साइड में घुसा है टंग का, ठीक है ना। और उसके बाद जब वेलिकुला दिखने लगा, वेलिकुला है, वेलिकुला इज अ स्पेस बिटवीन टंग एंड एपिग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस दिखेगा मतलब वोकल कॉर्ड भी दिखेगा। तो राइट को हम लोग को लेफ्ट डेविएट करना है, जैसे देखिए ये डेविएट करके रखे हैं, 45 डिग्री एंगल मेंटेन करके रखे हैं। अब हम लोग को इंडोट्रेकियल ट्यूब वोकल कॉर्ड में घुसाना है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। अब वोकल कॉर्ड गाइड तक, जो उसका मार्कर था वहाँ तक वोकल कॉर्ड में है। इसका मतलब है इफ वोकल कॉर्ड गाइड इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ trachea is present at the level of vocal cord, then the tip of the endotracheal tube or the beveled cut of the endotracheal tube is present at the level of bifurcation of trachea. So see, this is bifurcation. This is the bifurcation of trachea. If the vocal cord guide or the marker present in the endotracheal tube is present at the level of vocal cord, then its tip or the beveled cut is present at the level of the bifurcation of trachea. Okay. तो अब हम लोग को एम्ब्यू बैग जो है वो कनेक्ट करना है। लेंजेस को निकाल देंगे, इसको क्लोज कर देंगे।
एम्बी बैक करना है। ये एम्बी बैग है। ठीक है, अब इसको आपको कॉटन से होल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से लाइन से जोड़ों से सी द प्रोसीजर सी। इसका मतलब परफेक्ट इंडोट्रेकियल इंटीग्रेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और एक बार जब हम लोग एम्बी बैग से करते हैं तो उसके बाद हम लोग एम्बी बैग को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट करके हम लोग इसको वेंटिलेटर अपैरेटस से जो है ना वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। वेंटिलेटर अपैरेटस से करके इसको कॉटन से हम लोग यहाँ बांध देंगे, जिसकी वजह से इसका रीपोजिशनिंग या तो इसका पोजीशन जो है वो बाहर ना जाए, और उसके बाद हम लोग इसको नॉर्मल मैकेनिकल वेंटिलेशन पे जोड़ सकते हैं। तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है सिरिंज, कि जब ये अंदर चला गया था, जब ये वोकल कॉर्ड पे चला गया था, तो हम लोग सिरिंज का यूज़ करके उसका जो कफ है उसको इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट क्यों करते हैं? क्योंकि मतलब कि ट्रैकियल नेक्रोसिस जो है उसका चांसेस कम हो, अल्सरेशन का चांसेस कम हो, इस्कीमिया का चांसेस कम हो, जिसको हम लोग डिस्पोजेबल बोलते हैं। रीयूजेबल हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं, डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर इंडोट्रेकियल इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको बाहर निकालते हैं, देखिए जेंटली हम लोग बाहर निकालेंगे। नॉर्मली जो नॉर्मल पीपल होते हैं उसमें गैग रिफ्लेक्स की वजह से आसानी से बाहर निकल जाएगा। दिस इज द प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ endotracheal integration. Thank you. So previously we discussed about the process called endotracheal intubation. We demonstrate for the process called endotracheal intubation, but we forget one topic, that is drug used before or during the procedure of endotracheal intubation. तो किस किस ड्रग का हम लोग मेनली यूज़ करते हैं? तो देखो 3 टाइप का ड्रग होता है। एक सेडेटिव होता है, एक आपका एनेस्थेटिक होता है, और एक मसल रिलैक्सेंट होता है। तो सेडेटिव में हम लोग जनरली जो भी ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं वो पेशेंट के हीमोडायनेमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि पेशेंट मान लो कोई हाइपरकैलेमिक है, किसी का बीपी ज़्यादा है, किसी का बीपी कम है, कोई बर्न पेशेंट है, तो सब में जो चॉइस ऑफ ड्रग है, चाहे वो एनेस्थेशिया का हो, मसल रिलैक्सेंट का हो, या तो आपका सेडेटिव हो, वो बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे नॉर्मल सेडेटिव यूज़ किया जाता है, जो अभी मेरे पास नहीं है, फेंटानिल। फेंटानिल का डोज क्या होता है? 1 to 2 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी के हिसाब से हम लोग देते हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ मॉर्फिन, ठीक है। देन हम लोग यूज़ करते हैं जो सबसे फेमस है एनेस्थेशिया में। तो एनेस्थेटिक ड्रग हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 2 सबसे कॉमन ड्रग होता है। एक होता है आपका ये प्रोपोफॉल, ये आपका प्रोपोफॉल है। तो इसका क्या डोज होता होगा? इसका डोज होता है आपका 1 to 2.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी। तो ये प्रोपोफॉल है। देन उसके बाद एक होता है केटामाइन। ये जो केटामाइन है इसका डोज होता है 1 to 1.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी। सपोज करो कि कोई पेशेंट है जिसका बीपी जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग के लिए चॉइस ऑफ एनेस्थेशिया क्या होगा? प्रोपोफॉल, क्योंकि प्रोपोफॉल का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि वो हाइपोटेंशन करवाता है, मतलब बीपी को कम करवाता है, ठीक है। केटामाइन हम लोग का भी हाइपरटेंशन बिल्कुल है। तो केटामाइन जो होता है जब हम लोग देते हैं तो वो बीपी को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि केटामाइन का बहुत ही एक्सीलेंट एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, लेकिन प्रोपोफॉल हाँ और सोमैटिक होता है। मतलब सोमैटिक का मतलब क्या होगा? सोमैटिक का मतलब पेन का एनाल्जेसिक, पेन मतलब जो पेन है पेट में होगा उसको कम करेगा। सिमिलरली एक होता है प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल का एकदम पुअर एनाल्जेसिक होता है। अगर आपको थ्योरी में लिखना है तो आप ये भी बात जानते होंगे कि प्रोपोफॉल जो होता है वो गाबा ए रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, और ये एनएमडीए रिसेप्टर होता है। केटामाइन एनएमडीए रिसेप्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है सक्सिनिल कोलिन। सक्सिनिल कोलिन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम लोग 3 ड्रग सबसे पहला यूज़ करते हैं। एक होता है सक्सिनिल कोलिन, मसल रिलैक्सेंट में हम लोग 3 ड्रग कॉमनली यूज़ करते हैं, सक्सिनिल कोलिन, देन एट्राक्यूरियम एंड देन रोकोरोनियम। देखो रोकोरोनियम है मेरे पास है ना, दिस वन इज रोकोरोनियम। देखो ये है तुम्हारा रोकोरोनियम, ठीक है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम लोग इसको यूज़ करते हैं और सक्सिनिल कोलिन को यूज़ करते हैं। सक्सिनिल कोलिन का एक साइड इफेक्ट है हाइपरकैलेमिया, ठीक है ना। कोई पेशेंट का पहले से पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है, सक्सिनिल कोलिन तुम उसमें कभी नहीं दोगे, क्योंकि सक्सिनिल कोलिन जो होता है वो क्या करता है? सीरम लेवल को पोटेशियम, सीरम में जो पोटेशियम है उसको बढ़ा देता है, 0.5 to 1 mol पर लीटर के फॉर्म में उसको बढ़ा देता है। तो हम लोग सक्सिनिल कोलिन कभी भी नहीं देंगे इन हाइपरकैलेमिक पेशेंट। एक कंडीशन बताते हैं, मान लो कोई बर्न का पेशेंट है, वो आया तुम्हारे पास, ठीक है, बर्न का पेशेंट है, 24 घंटे के अंदर हम लोग सक्सिनिल कोलिन उसको दे सकते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है तो हम लोग कभी भी सक्सिनिल कोलिन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 24 घंटे के बाद क्या होता है कि सक्सिनिल कोलिन जो होता है ना वो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स का अपरेगुलेशन करवा देता है, बढ़ा देता है, तो वो मैसिव हाइपरकैलेमिया करवा देगा, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग सक्सिनिल कोलिन अवॉइड करेंगे। तो क्या देंगे हम लोग चॉइस में? रोकोरोनियम। तो रोकोरोनियम हम लोग चॉइस में देंगे। किस में देंगे? हाइपरकैलेमिक पेशेंट है तो उसमें हम लोग देंगे, ठीक है। और हम लोग क्या दे सकते हैं? एट्राक्यूरियम दे सकते हैं। तो एट्राक्यूरियम और रोकोरोनियम में क्या अंतर होता है? रोकोरोनियम जो होता है ना वो फास्ट एक्टिंग होता है, लेकिन उसको कभी भी हम लोग लंबे समय तक नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि रोकोरोनियम जो होता है वो बहुत सारा न्यूरोमस्कुलर वीकनेस करवाता है,
और अगर कोई लीवर डिस्फंक्शन का पेशेंट है ना, तो उसमें क्या होगा, ठीक से रोकोनिन मेटाबोलाइज नहीं होगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट करके बहुत सीरियस प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, लीवर फेलियर कॉज करवा सकता है। इसलिए हम लोग रोकोनिन लंबे समय तक नहीं देंगे, लेकिन चॉइस ऑफ ड्रग हर केस में रोकोनिन ही होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट एक्टिंग होता है एज कम्पेयर टू एट्राकोरियम। एट्राकोरियम जो होता है वो स्लो एक्टिंग होता है। तो कौन कौन सा ड्रग के बारे में हम लोग बात किए? हम लोग सेडेटिव में फेंटानिल के बारे में बात किए, हम लोग मसल रिलैक्सेंट का बात किए जिसमें सक्सिनिलकोलिन, एट्राकोरियम एंड रोकोनियम का बात किए। देन उसके बाद हम लोग इसका बात किए एनेस्थेटिक ड्रग का, जिसमें क्या आता है प्रोपोफॉल एंड केटामिन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग्स यूज्ड इन इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एंड इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में जो भी ड्रग्स यूज करेंगे हमेशा क्या देख के करेंगे, पेशेंट का हीमोडायनेमिक कंडीशन को देख के करेंगे। ठीक है, थैंक यू।